मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हम प्लेटो का अध्ययन कर रहे थे और प्लेटो न केवल बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बल्कि एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए भी, और जो एमए फाइनल के वो स्टूडेंट जो ऑप्शनल पेपर के रूप में ग्रीक पॉलिटिकल थॉट पेपर का चयन करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी टॉपिक है। आज हम प्लेटो के दूसरे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले प्लेटो के न्याय के बारे में चर्चा की थी और उसमें अध्ययन किया था कि प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। प्लेटो जहाँ न्याय को खोज करते करते एक और दार्शनिक राजाओं के शासन का एक विलक्षण सिद्धांत हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, वहीं दूसरी ओर उससे भी कहीं अधिक विलक्षण और चकित कर देने वाला एक और सिद्धांत है साम्यवादी सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की उपलब्धि निर्लिप्त बुद्धि तथा विशुद्ध विवेक से संपन्न परम सत्य के ज्ञाता दार्शनिकों के संरक्षण में ही हो सकती थी, किंतु उन शासकों की बुद्धि और विवेक को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए प्लेटो दो योजनाएं प्रस्तुत करते हैं और उसमें एक है राज्य द्वारा नियंत्रित सामान्य शिक्षा पद्धति और दूसरी है साम्यवाद पर आधारित एक नवीन समाज की व्यवस्था। यहाँ ये स्पष्ट है कि प्लेटो का ये विचार था कि एक समुचित स्वस्थ शिक्षा प्रणाली उसके अभिभावक वर्ग अर्थात शासक और सैनिक वर्ग, जिनको वो अभिभावक वर्ग में शामिल करता है, उस अभिभावक वर्ग को अपना कार्य करने में और समाज के प्रति निस्वार्थ भावना से अपने कर्तव्य पालन के लिए तैयार करेगी। जहाँ शिक्षा इस अभिभावक वर्ग में भावना भरेगी कि राज्य की एकता और अखंडता को बनाए रखना उसका सर्वोच्च धर्म है। किंतु प्लेटो को यह आशंका थी कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो संस्कार पैदा किए हैं वे विपरीत वातावरण में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति की आत्मा को विकृत करने के लिए प्लेटो ये जानते थे कि दो मुख्य प्रलोभन होते हैं, कंचन और कामिनी। इसलिए वह अपने इस आदर्श राज्य में शासकों को इन दोनों प्रलोभनों से परे रखना चाहता था, ताकि वो पूर्ण निस्वार्थ भाव से और बिना किसी विचलन से राज्य की सेवा में लगे रहे। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते थे कि इस अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया जाए। इसलिए प्लेटो एक और
विलक्षण योजना प्रस्तुत करते हैं और उस सामाजिक व्यवस्था को, जिसे किसी अधिक उपयुक्त शब्द के अभाव में वो साम्यवाद कहकर पुकारते हैं, और इस साम्यवादी योजना में प्लेटो के इन विलक्षण विचारों के बारे में प्रोफेसर शेबाइन लिखते हैं कि शासन के ऊपर धन के हानिकारक प्रभाव का प्लेटो को इतना पक्का विश्वास था कि जहाँ तक सैनिकों तथा शासकों का संबंध है, इस अभिशाप को दूर करने के लिए स्वयं धन का ही उन्मूलन कर देने के अतिरिक्त उसे कोई अन्य उपाय नहीं सूझा। प्लेटो के साम्यवाद को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, संपत्ति का साम्यवाद, और दूसरा है नारी या परिवार का साम्यवाद। तो हम उसके प्रथम भाग पर पहले चर्चा करेंगे, संपत्ति का साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। इस पर चर्चा करने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि प्लेटो जो ये विलक्षण योजना एक सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था की प्रस्तुत कर रहे हैं, वो केवल अभिभावक वर्ग के लिए है, संपूर्ण जनसंख्या के लिए नहीं। और यहाँ ये स्पष्ट है कि अभिभावक वर्ग में प्लेटो ने जो 3 वर्ग बताए हैं, उनमें से 2 वर्गों को वो शामिल करता है, अर्थात शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए वो अभिभावक वर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। और केवल अभिभावक वर्ग के लिए क्यों है, इसका कारण भी स्पष्ट है कि प्लेटो की साम्यवादी योजना का उद्देश्य वर्तमान जो साम्यवाद है उसकी भांति आर्थिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक उद्देश्य है। उसका उद्देश्य है कि ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए जिसमें ये अभिभावक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सकें। जहाँ तक सामाजिक व्यवस्था का तीसरा वर्ग है, उत्पादक वर्ग, उसका शासन व्यवस्था के संचालन से संबंध नहीं है। इसलिए प्लेटो उत्पादक वर्ग को साम्यवाद की परिधि में सम्मिलित नहीं करते हैं। इसलिए ये स्पष्ट है कि प्लेटो आदर्श न्याय की प्राप्ति के लिए इस अभिभावक वर्ग के लिए 2 बातें बतलाता है, एक उन्नत शिक्षा प्रणाली और दूसरी साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। इस संदर्भ में हम नेटलशिप के शब्दों का उद्धरण प्रस्तुत कर सकते हैं। नेटलशिप लिखते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न प्रवृत्तियों को प्रभावी और सबल बनाने का एक सहायक यंत्र है। अब हम प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद पर विचार करते हैं, और यहाँ पर यह स्पष्ट है कि प्लेटो का साम्यवादी व्यवस्था का विचार प्लेटो का पूर्ण मौलिक विचार नहीं है।
अर्थात ये साम्यवादी योजना तात्कालिक समय में यूनान में व्यवहारिक रूप में प्रचलित थी। जैसे स्पार्टा में भूमि व्यक्तिगत थी, पर उससे होने वाली आय से सभी व्यक्तियों के सामूहिक भोजनालय का खर्च चलाया जाता था। इस प्रकार यहाँ सामाजिक उपयोग एवं व्यक्तिगत स्वामित्व का सुंदर समन्वय था। ऐसे ही हम क्रीट का एग्जाम्पल उद्धृत कर सकते हैं। क्रीट में भू संपत्ति सार्वजनिक समझी जाती थी। सार्वजनिक भूमि दासों के द्वारा जोती जाती थी तथा उसकी आमदनी से वहाँ के भोजनालयों का व्यय चलाया जाता था। स्पार्टा तथा क्रीट की व्यवहारिक साम्यवादी परिपाटियों का प्लेटो के मस्तिष्क पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। प्लेटो के पूर्व यूनान में संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत सैद्धांतिक रूप में भी प्रचलित था। विचारक व्यक्तिगत संपत्ति के विरुद्ध थे। पाइथागोरस जैसे महान विचारक ने व्यक्तिगत संपत्ति की विचारधारा का खंडन किया था और उनका एक प्रसिद्ध कथन था कि मित्र की वस्तुएं सबकी हैं। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि संपत्ति का साम्यवाद सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से यूनान में प्रचलित था। प्लेटो ने केवल उसका अनुसरण किया है, लेकिन इतना सत्य अवश्य है कि प्लेटो के विचारों द्वारा ही दुनिया ने साम्यवाद के महत्व को जाना है। प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय है और राज्य की एकता न्याय पर ही अवलंबित है। प्रत्येक वर्ग का अपना विशिष्ट कार्य होता है, तब राज्य में न्याय की स्थापना होती है। लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार न्याय के पथ में दो बड़े बाधक तत्व हैं। प्लेटो का यह पूर्ण विश्वास था कि व्यक्तिगत संपत्ति तथा परिवार के उन्मूलन से ही राज्य में न्याय व एकता संभव है। अब प्लेटो तार्किक दृष्टि से आगे बढ़ते हैं और जो उन्होंने संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन किया है वो तार्किक आधार पर उस चीज़ का समर्थन करते हैं और संपत्ति विषयक साम्यवाद के समर्थन में कुछ आधार प्रस्तुत करते हैं, जिसमें है नैतिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, व्यवहारिक आधार, राजनीतिक आधार और दार्शनिक आधार। इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे।